हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को अपने न्यू एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम कैबिनेट मिशन संविधान सभा से क्वेश्चन कराएंगे। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करा चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे 150 से। तो देरी ना करते हुए हम देखते हैं 150 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। तो ये कर दिया ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन की योजना ने। ठीक है ना। अगला इसका डिटेल में जानेंगे। डिटेल में क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन 14 मार्च 1946 के संदर्भ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया गया कि ब्रिटिश सरकार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है, अतः भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके साथ ही पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी, क्योंकि पाकिस्तान के गठन से बड़ी संख्या में गैर मुसलमान संख्या हो जाएगी। इस सांप्रदायिक आत्मनिर्माण के सिद्धांत से नई समस्या खड़ी हो सकती है। इस पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्या में थे। पंजाब में जालंधर व अम्बाला डिवीज़न में हिंदू व सिख बहुसंख्यक थे, अतः वे विभाजन की मांग कर सकते थे। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन से क्षेत्रीय संधियां खतरे में पड़ सकती है। सशस्त्र सेनाओं का विभाजन अत्यंत खतरनाक हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। 150 कह रहा है कि बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में प्रमुख थे। बलदेव सिंह कौन थे? तो ये बलदेव सिंह जो थे, हाँ, बलदेव सिंह से थे, वो रक्षा के सदस्य में रक्षा मंत्री थे। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा इसकी डिटेल देखेंगे। डिटेल में बताया गया है कि कहा गया है कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य में बलदेव सिंह रक्षा विभाग एम सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, आसफ अली और को रेलवे तथा मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां को वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन दिया गया है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। 152 दिया गया है। 152 कहा गया है कि भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी। तो ये की गई थी रेड क्लिफ रेखा, यानी रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका डिटेल में जानेंगे। डिटेल में क्या कह रहा है। डिटेल में दिया गया है कि भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा के रूप में सर रैडक्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ लाइन प्रकाशित की गई थी। विभाजन रेखाएं देखेंगे और किस देश में कौन सी है। पाक स्ट्रेट लाइन जो है पाकिस्तान यानी भारत और श्रीलंका के बीच, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और यहाँ मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे कि निम्न में से कौन सी हड़प नीति का कट्टर समर्थक थे। तो ये लॉर्ड डलहौजी जो था हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसमें डिटेल में देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज हड़प नीति अथवा व्यवगत का सिद्धांत अपनाया था, जिसके तहत सतारा प्रथम राज्य, जयपुर, संभल, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध को विलय किया। डलहौजी के समय ही प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच में 1853 में चलाई गई थी। ठीक है ना। सबसे पहले जो हड़पा गया राज्य था वो जयपुर सतारा था। क्या था? सतारा। अगला क्वेश्चन 154 क्वेश्चन देखेंगे। 154 में कहा गया है कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश उपनिवेशक प्रशासक हेनरी मैकमोहन रेखा ने 1914 में संधि पत्र से प्रस्तावित किया था। तो ये शिमला में, कहाँ? शिमला में। और इसकी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है।
जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। 1914 ईस्वी के बाद अगले कई वर्षों तक इस सीमा रेखा का अस्तित्व कई अन्य विवादों के कारण विवादित रहा, किंतु 1935 में ओलफ केरो नामक एक अंग्रेजी प्रशासक अधिकारी ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को इस आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया। 1947 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया के एक नए मानचित्र मैनमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय रेखा के रूप में दिखाया गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर था ये तुम्हारा 54। अब देखें क्वेश्चन 55। 155 में दिया गया है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो ये क्लीमेंट एटली ने, ठीक ना, ये घोषणा की थी। डिटेल में जानेंगे। इसमें कहा गया है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 30 जून 1948 ईस्वी तक भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है, मान्यता प्रदान की जाएगी। 156 देखेंगे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सिरिल रैडक्लिफ थे। कौन? सिरिल रैडक्लिफ। डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में कहा गया 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रैडक्लिफ सीमा रेखा कहा गया। अब क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि राम बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय फौज का, भारतीय राष्ट्रीय फौज। अब इसे डिटेल में देखेंगे। डिटेल में कहा गया इसके कि जापान में रह रहे क्रांतिकारी राम बिहारी बोस ने जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। राम बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए थे। जुलाई 1943 को राम बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की और आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। राम बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थी। ठीक है ना, अग्रदूत थे। क्वेश्चन नंबर 158 दिया, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज जो लड़ी गई थी वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में कहा गया है कि आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943 को मोहन सिंह ने किया था। 159 क्वेश्चन देखेंगे। 159 में कहा गया निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? यानी कि ये सुभाष चंद्र बोस को। थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी हैं, डिटेल भी करानी इसकी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता था। इनके उपनाम कुछ व्यक्ति जैसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। 160 क्वेश्चन देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो ये की थी अक्टूबर 1943 को। ठीक है, डिटेल में जानेंगे इसको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 की थी। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 को राम बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी और स्वयं परामर्शदाता बन गए। तभी सुभाष चंद्र बोस नेता कहलाए। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी
सरकार की स्थापना की। यह बोस दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन 161 में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे व्यापकगत नीति सिद्धांत कहा जाता है। तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। थोड़ा डिटेल में जानेंगे, डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। आते ही उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्य का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। राज्य के अधिग्रहण के लिए उसने हड़प नीति, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ का सहारा लिया था। इस नीति के तहत उसने सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर विलय कर दिया था। इस नीति के तहत उसने अवध के राज्य को भी नवाब वाजिद अली साहब पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प नीति, लॉर्ड कर्जन का संबंध, बंड भंड आंदोलन की 1905, लॉर्ड माउंटबेटन का संबंध माउंटबेटन योजना थे भारत और पाकिस्तान बंटवारा से, तथा वारेन हेस्टिंग का बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 162 में कहा गया है कि बंगाल के 162 में कहा गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और ये देखो यूपी पैट 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी मिलेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ये गवर्नर जनरल, समयकाल और प्रमुख कार्य। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1773-1885 कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। लॉर्ड लिटिल 1876 से 80 वर्नाकुल प्रेस एक्ट की। और लॉर्ड रिपन ने प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना की अवधि 1881 थी। यहाँ दिया गया है कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सन 1773 ईस्वी में रेगुलर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद 1833 में भारत के शासन अधिनियम चार्टर द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद से सृजित किया गया था। क्वेश्चन अगला देखेंगे। 163 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून कब पारित किया था। तो सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून 1929 में, ठीक है ना, किया था। तो डिटेल में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। इसके प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से 100 जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया पार्लियामेंट्री सुधार निम्न में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया 1909 में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल देखेंगे। इसकी डिटेल में कहा गया है भारत के सचिव जॉन मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधार का भारतीय परिषद एक्ट 1909 में पारित किया था, जिसके पार्लियामेंट्री सुधार कहा गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय प्रांतीय विधान मंडल के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान एवं सांप्रदायिकता को बढ़ाना। ठीक है, अब और आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ यहाँ से। अब थोड़ा क्वेश्चन वो छोड़ देंगे, वो उस वीडियो में करा चुके हैं। यहाँ से समाचार पत्र और उनकी पुस्तक से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। 173 दिया गया है कि लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था। तो ये किया था श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने। डिटेल में जानेंगे। इसमें डिटेल में कहा गया है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एवं भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी। इस उपशीर्षक एन ए ऑर्गन ऑफ फ्रीडम, पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म था। इसे आंदोलन में
भारतीय समाजशास्त्र श्यामा कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। इन्हें लंदन में भारतीय गृह शासन समाज इंडियन होम रूल्स के गठन का भी नेतृत्व किया था। यहाँ पर 174 क्वेश्चन में कहा गया है कि गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जैसे सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बैकूपुर से संबंधित प्रकाशित किया गया था। बैकूपुर से संबंधित कौन था? तो बैकूपुर से संबंधित थे तारानाथ दास। कौन से? तारानाथ। यानी कि 174 अब बैकूपुर से संबंधित जो थे जीडी सावरकर थे। बैकूपुर से संबंधित जो थे वो जीडी सावरकर थे, जीडी कुमार बैकूपुर से। ठीक है, इसका आंसर ये तारानाथ ना होकर ये है जीडी सावरकर थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 175 क्वेश्चन देखेंगे। 175 में कहा गया है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी की स्थापना की थी। यानी कि यहाँ दिया गया केसरी मराठी भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र था, जिसका प्रथम अंक सन 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वाणी देने के लिए किया गया था। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों एवं केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 176 क्वेश्चन देखेंगे। 176 में कहा गया है निम्न में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला इसका डिटेल में जानेंगे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिशकालीन भारत के एक प्रसिद्ध फारसी बुद्धिजीवी, शिक्षक, शास्त्री, राजनीतिक, राष्ट्रीय सामाजिक नेता थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक निकास एवं धन निकासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। 170 क्वेश्चन देखेंगे कि हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। थोड़ा पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं, चर्चा करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, हिंद स्वराज, यंग इंडिया और हरिजन। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज की। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड की स्थापना की। ठीक है ना। अगला, निम्न में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी और इसका डिटेल में देखेंगे। डिटेल में कहा गया है हिंद स्वराज गांधी द्वारा 1909 में रचित एक पुस्तक है। इसकी मूल संरचना गुजराती में है। ठीक है, रचना गुजराती में है, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय किल्डोनन कैसल नामक पानी की जहाज में लिखी थी। अगला क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचयिता की लेखक कौन है? तो ये इसके रचयिता हैं मोहम्मद इकबाल। कौन से? मोहम्मद इकबाल। डिटेल में देखेंगे। यहाँ दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के लेखक हैं। मोहम्मद इकबाल जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेखक है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। 180 क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। और लेखकों की बात कर देंगे, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, केसरी गीता राइस बाल गंगाधर तिलक है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है। 181 क्वेश्चन देखेंगे। 81 में दिया गया है निम्न में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। यानी स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में प्रकाशित किया था, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 वर्ष बाद इसे बंद करना पड़ा। 182 क्वेश्चन देंगे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? अभी आया था, तो इसकी रचना सर मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है ना। 1905 में। कब की थी? 1905 में। ये जिसको यहाँ पर दिया गया सर्वप्रथम सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। ठीक है।
और अगला क्वेश्चन 183 कहा गया है ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। यानी कि ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। ध्यानतव्य है कि बंगाली नामक पत्रिका का संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। 184 क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो भारत में वंदे मातरम रामानंद चटर्जी ने की थी। रामानंद चटर्जी ने नहीं, अरविंद घोष ने की थी। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है भारत में वंदे मातरम 1905 में अरविंदो घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। यानी कि यहाँ क्वेश्चन 184 अब 85 देखते हैं। 84 के बाद 85 क्वेश्चन देखेंगे। 85 में कहा गया है कि किसने 1862 ईस्वी में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो ये किया था जस्टिन रनाडे ने किया था। डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है कि न्यायमूर्ति रनाडे ने सन 1862 ईस्वी में पत्रिका इंदु प्रकाशन का प्रकाशन किया था। न्यायमूर्ति रनाडे एक ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे। और उपाधियों से अब हम थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है तो उपाधियों वाला यहाँ से क्वेश्चन कल कराएंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे आगे की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें जाके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। थैंक यू। आज इतना रखते हैं।